सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज के सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर होगा अंजू राठी राणा को। तो अंजू राठी राणा ये अभी देश की पहली महिला कानून सचिव, विधि सचिव या लॉ सेक्रेटरी बन गई हैं। इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे उन्होंने किनका स्थान लिया, किनके स्थान पे आ रही है वो, नितेन चंद्रा का स्थान उन्होंने लिया है। काम क्या होगा, कानूनी और संवैधानिक मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना। तो अंजू राठी राणा का नाम आपको याद रखना है, जो कि देश की पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बन चुकी हैं। अच्छा, अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो तनुष्का सिंह का नाम आपने पढ़ा था अभी, भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी। जयसिंता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी। और आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनी थी। इसके अलावा 2-4 नाम आपको और याद दिलाऊं इसी तरह से, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी विजया किशोर रहाटकर बनी थी। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी बाला देवी। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। और आज हमने पढ़ा पहली महिला विधि सचिव कौन बन गई हैं, लॉ सेक्रेटरी, तो अंजू राठी राणा बन गई है। वैसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत इसमें 14वें स्थान पर है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। किसने जारी किया, कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो अभी इसमें बताया गया कि पाकिस्तान अब दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन गया है। जो पिछले साल 4थे स्थान पे था, अब दूसरे स्थान पे आ गया है। और ये तो होना ही था। आतंकवाद को पनाह दोगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, सांप को पालोगे तो वो काटेगा ही सही। अच्छा, पाकिस्तान दूसरे स्थान पे आ गया, पहले स्थान पे कौन है, यानी कि आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश कौन सा बताया गया, बुर्किना फासो। दूसरे स्थान पे पाकिस्तान। भारत 14वें स्थान पर है। टोटल 163 देशों की ये सूची है। तो ये इंडेक्स आतंकवाद की घटनाओं और उन घटनाओं में होने वाली मौतों, घायलों की संख्या और उससे देश पर कितना असर पड़ा है, इस आधार पर ये पूरी रैंक, ये पूरा इंडेक्स तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहले पे, दूसरे पे और भारत की रैंक, ये सब मैंने आपको बता दिया कौन सा इंडेक्स है, किसने जारी किया, ये सब याद रखना। आतंकवाद की बात है तो एक दिवस याद रखना, एंटी टेररिज्म डे, आतंकवाद विरोधी दिवस, ये 2 मई को होता है। अब डे वाला प्रश्न है। चलो 2025 में अभी तक के जितने भी इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं, मैं आपको एक बार सारे रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, अभी हमने पढ़ा 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, 6ठे स्थान पे, टॉप पे चाइना है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में भारत 123 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया, उसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है, टॉप पर कोलंबिया का बैरंक्विला है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और भारत में टॉप पर कर्नाटक है, तो विश्व में टॉप पर ब्राज़ील है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर अभी जो जारी हुआ, इसमें भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। नीति आयोग ने अभी जो पहली बार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, उसमें टॉप पर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। फोर्ब्स की वर्ष 2025 के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर चाइना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है, जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पर कर्नाटक है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। और ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार 3रे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, मतलब सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ पश्चिम बंगाल में है, कितनी, 543। उसके अलावा हमने देखा अभी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में कंपनियों के द्वारा IPO के माध्यम से सबसे ज़्यादा
धन जुटाने वाला देश बना। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है चाइना और यूएस के बाद, जबकि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। और कल एक रैंकिंग हमने और पढ़ी थी, वेल्थ रिपोर्ट 2025, जिसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत कौन से स्थान पे था? चौथे स्थान पे था, टॉप पर अमेरिका था। ठीक है, उसे भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किसे AM ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए चुना गया? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। तो अमेरिका के हैं ये दोनों व्यक्ति, एक का नाम है एंड्रयू जी बार्टो, दूसरे हैं रिचर्ड एस सटन। इन दोनों को अभी AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। AM ट्यूरिंग पुरस्कार याद रखना, इसको कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? $1 मिलियन। तो अभी इन दोनों व्यक्तियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल और एल्गोरिदम संबंधी नींव पर उनके कामों के लिए सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। पुरस्कार का नाम है AM ट्यूरिंग पुरस्कार। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में होती है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा। यह हर साल ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में असाधारण काम किया हो। अच्छा, वैसे कंप्यूटर साइंस का जनक किसे कहा जाता है? एलन मैथिसन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो उन्हीं के नाम पे इस सम्मान का नाम रखा गया है। आप पूछोगे भारत से अभी तक किसी को मिला गया ये सम्मान? तो अभी तक किसी भी भारतीय को ये सम्मान नहीं दिया गया। तो करंट अफेयर्स में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस बार का आप याद रखना किन्हें किन्हें दिया गया AM ट्यूरिंग पुरस्कार। इसे कंप्यूटर साइंस का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना और इस बार किसे दिया गया ये नाम याद रख लेना। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, चलो कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और ये सारे 2025 के वाले प्रश्न हैं अवार्ड से संबंधित, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी आपको याद होगा सिक्किम में एक स्कूल है प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसको राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन, अभी इनकी एक एल्बम है जिसका नाम है त्रिवेणी, उसके लिए ग्रेमी पुरस्कार जीता। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 मंसूर अल मंसूर को मिला, सऊदी अरब के हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी निधि कर को मिला। सुनील मित्तल, ब्रिटेन में अभी मानद नाइटहुड सम्मान मिला। भारत और मोरक्को को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए भी प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। और 2024 में अगर पूछे बुकर पुरस्कार किसने जीता था, तो सामंता हार्वे ने जीता था, इंग्लैंड की हैं, उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। उसी तरह से इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 अगर पूछेंगे तो ये जेनी एर्पेनबेक को मिला। ये जर्मनी की लेखिका हैं, इनके उपन्यास काइरोस के लिए। उसके अलावा भी आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया था। कौन कौन? ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नी को। इसके अलावा श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार हमारे अभी विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इनको मिला था। इनकी अभी बुक भी आई है, याद रखना, वाई भारत मैटर्स उसका नाम है। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इस साल के हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। और इस बार ये कौन सा संस्करण? तो दूसरा संस्करण है, याद रखना। अभी 20 मार्च को शुरू हो जाएंगे, जो कि 27 मार्च तक चलेंगे। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। आपको याद है इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो दिसंबर 2023 में हुआ था, वो भी नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें टॉप पे हरियाणा की टीम रही थी, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे तमिलनाडु रहा था। और उसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। ठीक है, तो इस बार का दूसरा संस्करण है, नई दिल्ली में ही होगा। अभी क्या मैस्कॉट वगैरह है वो डिक्लेयर नहीं हुआ, जिस दिन होगा मैं आपको बता दूंगा। और चलो एक काम क्यों नहीं करते, 2024 में जो भी खेलो इंडिया से संबंधित गेम्स हुए एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करवा देता हूँ, किन किन के क्या क्या मैस्कट रहे, कहाँ पे हुए, कौन टॉप पे रहा, ये 3 बातें। तो देखो फिर अगर बात करें, ये हमने देख लिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहला संस्करण हुआ था 2023 में, नई दिल्ली में उज्ज्वला शुभंकर था, टॉप पे हरियाणा था। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, ये पिछले साल ही हुए हैं, वो वाले रिवाइज करा रहा हूँ 2024 वाले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स छठा संस्करण था, तमिलनाडु में हुआ था, मैस्कॉट था वीर मंगई, टॉप पे महाराष्ट्र था। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करेंगे, चौथा संस्करण था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ, मैस्कॉट शुभंकर क्या था? शीन ए शी और शान, और इसमें टॉप पर आर्मी था।
और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण हुआ असम में, शुभंकर था अष्टलक्ष्मी और टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र, ये कहाँ पर हुआ था? पटना बिहार में हुआ था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, अंग्रेजी में बोलोगे तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। इस बार इसका ये 24वां संस्करण था। अभी 5 से लेकर 7 मार्च 2025 तक ये हुआ कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने। और इसका आयोजन किसने किया? टेरी ने, यानी कि द रिसर्च एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने। इसका जो पहला संस्करण है वो 2001 में हुआ था। 2025 में ये इसका 24वां संस्करण हुआ। अच्छा, थीम क्या है? थीम है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो याद रखना कौन सा समिट है, कौन सा संस्करण है, कहाँ पर हुआ, किसने उद्घाटन किया, किसने आयोजन किया, क्या थीम रही, सारी बातें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दी है। आयोजन किया टेरी ने, टेरी की बात कर ले, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना होती है 1974 में। नई दिल्ली में मुख्यालय मिलेगा और उद्देश्य है पर्यावरण, ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करना, यानी कि रिसर्च करना और समाधान विकसित करना। अब ये सम्मेलन वाला, शिखर सम्मेलन समिट वाला प्रश्न है, तो आपको पता है हम क्या करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। ये सारे समिट्स अभी लेटेस्ट हैं 2025 वाले, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, उसके पहले अगर कोई पहली बार कोई नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। और एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप याद करके ज़रूर रखिए। आप पूछते हो ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिनमें मैक्सिमम चांसेस हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि वहाँ से प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो उसमें से ये एक टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है कि ये चेंज नहीं होने वाला। बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स आप पढ़ते हो, खेल कूद पढ़ते हो कि हर साल वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो 2030 तक चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपनी जो लिस्ट आप बनाते हो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें सबसे ऊपर इसको रखो। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। 2 तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं। 17 में से कुछ भी पूछ लेगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 क्या कहता है, या उल्टा पूछ सकता है। और इनको याद करने का ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस एक बार वो वीडियो देख लो, 10-11 मिनट का वीडियो है। उसके बाद 10-11 मिनट बाद ये सारे चीज़ें जो जिस भी तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो सब आपको याद हो जाएगा। तो सिंपल सा, या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो क्रेक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। या अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है, जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको वीडियो इसका दिख जाएगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करना और वीडियो चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो काम की जानकारी थी, वो मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको समिट्स यानी कि सम्मेलन रिवाइज करवाता हूँ। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था कहाँ पे? भोपाल में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, याद रखना। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता, एशियन इकोनॉमिक डायलॉग, ये भी आयोजन हुआ था पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति, ये हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र के महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन भी हुआ नई दिल्ली में। 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भी हुआ नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन अभी स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक ये भारत में हुई नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हुआ दुबई यूएई में। और अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये इस साल मई में होगा भारत में। भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है। भारत में भी कहाँ पे? मुंबई में होगा। ये 3 बार इसका वेन्यू चेंज हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। तो 10 इंपॉर्टेंट समिट्स यहाँ हमने रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड्स से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नितिन कामत को। तो ऑनलाइन स्टॉक बुकिंग कंपनी है ज़ेरोदा और उसके संस्थापक और CEO हैं नितिन कामत, जिनको अभी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार प्रदान किसने किया? हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने।
अच्छा, इनके अलावा कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये केवी कामत को दिया गया, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक हैं। और स्पेशल जूरी अवार्ड ये एस सोमनाथ को दिया गया, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। आप मुझे बताइए, इसरो के अभी इनके बाद जो नवीनतम अध्यक्ष बने थे 11वें नंबर के, उनका नाम क्या है। बाकी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड्स की बात करें तो ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक पुरस्कारों में से एक है। ये लंदन स्थित ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म है अर्नेस्ट एंड यंग, जिसको आप शॉर्ट में EY कहते हो। तो अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड की भारतीय सहायक कंपनी के द्वारा ये जो पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के अवार्ड मैंने आपको बताया। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड नितिन कामत को दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केवी कामत को, और स्पेशल जूरी अवार्ड एस सोमनाथ को दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने प्रतिष्ठित सम्मान, जिसको कहते हैं मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इससे सम्मानित किया। तो बारबाडोस की कैपिटल क्या है? प्रश्न में कैपिटल पूछ रहे हैं। देखो, इस तरह से प्रश्न आते हैं जब भी कैपिटल करेंसी किसी भी देश की पूछी जाती है ना, तो वही देश क्यों? क्योंकि वो देश किसी न किसी कारण से चर्चा में रहा है। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने फॉर्म कर दिया। अब बारबाडोस की कैपिटल पूछ ली क्योंकि बारबाडोस न्यूज़ में है, और क्यों न्यूज़ में वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ब्रिज टाउन। और इसी से मिलता जुलता देखो एक और नाम मैंने लिख दिया ऊपर, देखो जॉर्ज टाउन। अब एक ब्रिज टाउन तो हो गया बारबाडोस की कैपिटल। आप लोग कमेंट करके बताइए जॉर्ज टाउन ये किस देश की कैपिटल है। तो प्रश्न की अगर बात करें तो अभी 6 मार्च की ही बात है। बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेकिन इस सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की ओर से इसे ग्रहण किया हमारे जो विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरेटा ने। वैसे इस अवार्ड की घोषणा तो नवंबर 2024 में ही कर दी गई थी, बाकी दिया भी गया है। घोषणा कब की गई थी? जब नवंबर में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन हुआ था 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में, तब इस अवार्ड को देने की घोषणा की थी बारबाडोस सरकार ने। अच्छा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं पिछले 1 आध साल में जिन भी देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जो सम्मान दिए थे उस सब कुछ आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार बारबाडोस की बात हुई है तो एक बार ले चलता हूँ आपको, मैप में दिखाता हूँ कहाँ है बारबाडोस। ये रहा मैप में बारबाडोस। कैपिटल ब्रिज टाउन हो गई है, करेंसी है बारबेडियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं मिया अमोर मोटली। और मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था ना जॉर्ज टाउन ये किसकी कैपिटल है, तो ये है गुयाना की कैपिटल। ये भी ध्यान में रखना, ये मिलते जुलते ऑप्शन है इसलिए मैंने जानबूझ के साथ में रखे ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सको। कंफ्यूज हो गए तो फिर लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो देखो, अभी दिसंबर में ही हमने पढ़ा था कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था। उनके सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। उसके पहले बारबाडोस, ये बारबाडोस मैंने कहा ना, देखो नवंबर में घोषणा की थी, अभी दिया गया ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। और गुयाना ने भी उनको सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। डोमिनिका ने दिया था, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। नाइजीरिया ने ऑर्डर ऑफ नाइजर। उसके पहले रशिया ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू नाम का जो सम्मान है उससे सम्मानित किया था। भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से सम्मानित किया। ये 2024 वाले हो गए। 2023 में अगर बात करोगे तो ग्रीस ने ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर, इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ द नील, और पपुआ न्यू गिनी ने ऑर्डर ऑफ लोगू से सम्मानित किया था। ठीक है, तो 23-24 वाले मैंने आपको ये जिन जिन देशों ने सम्मानित किए वो रिवाइज करवा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो हर साल ये 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। और बात करें इस बार की थीम क्या रही, तो थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट। और इसके अलावा एक और थीम आपको देखने को मिलेगी, वो इसके कैंपेन की थीम है #एक्सेलरेट एक्शन। वो भी कई जगह आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा देखो एक तरह से ये प्रश्न बन जाता है कई बार कि जो 3 रंग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रतीक है, वो 3 रंग कौन कौन से हैं और वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो बैंगनी कलर का एक रंग है जो कि न्याय और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हरा रंग आशा का प्रतीक है और सफ़ेद शुद्धता का प्रतीक है। तो ये 3 रंग बैंगनी, हरा और सफ़ेद ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रतीक है। और एक और पॉइंट बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की संस्थापक किसने कहा जाता है, तो क्लारा जेटकिन को, जो कि जर्मन कार्यकर्ता है, उन्होंने ही 2010 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना की थी। तो ये भी आप ध्यान रख लो। अच्छा, वैसे महिलाओं से कुछ और भी दिवस होते हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। देखो फिर, ये तो हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। एक अभी राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे हमने पिछले महीने ही मनाया था 13 फरवरी को। एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस होता है 11 फरवरी को। एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 24 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये होता है 10 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये होता है 15 अक्टूबर को। तो आप देखो कि सारे के सारे महिलाओं से ही संबंधित कोई ना कोई दिवस है, ठीक है। पूरे साल भर हम मनाते हैं, लेकिन एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। बाकी दिवस वाला प्रश्न है तो एक बार देख लेते हैं कि अभी मार्च में हमने कौन कौन से दिवस मनाए। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस था, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। तो मार्च के अभी तक के इतने से ही दिवस हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भारत में कब लागू की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 2019 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे मार्च 2019 में शुरू किया गया था और इस साल इसे पूरे 6 साल हो चुके हैं, तो इस कारण से ये चर्चा में है। अच्छा, पूछे इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। और ये योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए शुरू की गई थी। 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में इस योजना के अंतर्गत मिलेंगे। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं, जैसे कि मजदूरी करते हैं, जो मजदूर वर्ग हो गया, तो उन सभी की बात हो रही है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि ये जो असंगठित क्षेत्र है, इसका भारत की जीडीपी में लगभग 50% का योगदान है। तो योजना अभी न्यूज़ में है। इस तरह की केंद्र सरकार की योजनाएं जब भी न्यूज़ में है उसको ध्यान रखा करें, प्रश्न आते हैं इस तरह के एग्जाम में। तो 2019 मार्च 2019 में ये शुरू हुई थी। क्या काम है मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह से केंद्र सरकार की कुछ और योजनाएं जो अभी किसी न किसी कारण से न्यूज़ में थी, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, अगर पूछे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 में। उद्देश्य था गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। न्यूज़ में थी क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 में आई थी गोरखपुर यूपी से। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को 10 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 में, इसमें मैक्सिमम लोन की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया था पिछले बजट में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 14 सितंबर 2019 को आई थी, रांची से लॉन्च हुई थी, 5 साल पूरे हो गए थे। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत ये 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी, इसे भी 10 साल पूरे हो गए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, 10 साल पूरे हो गए। और 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया गया था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी 2016 और स्टैंड अप इंडिया ये 5 अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे आप प्रधानमंत्री जनमन योजना कहते हो, ये शुरू हुई थी 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में थी, हमने रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया कुमारी को। तो राजस्थान की डेप्यूटी सीएम और पर्यटन मंत्री हैं दिया कुमारी, जिनको अभी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने
राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो सराहनीय कार्य किए हैं उसके लिए उनको ये सम्मान दिया है। दिया कुमारी इनका नाम है। ये राजस्थान की डेप्यूटी सीएम है, जबकि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ऑप्शन में आप देखोगे चंद्रिका टंडन का नाम, अभी इनके एल्बम में त्रिवेणी, उसके लिए इनको ग्रेमी पुरस्कार मिला, और उर्वशी सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार इनको मिला था। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा लाइक करके। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज़ रेडी होती है डेली मॉर्निंग में, आपको क्विज़ मिल जाती है। कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्ज़ाम एप्लीकेशन में। डिटेल्ड PDF आपको क्रिक एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी, और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से क्रिक एग्ज़ाम टाइप करके एप्लीकेशन को वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारी नई नई क्विज़ेज़ अब अपलोड हो रही है, तो उनका फ़ायदा उठाइए। और जल्दी मैं साइंस पे भी क्विज़ अपलोड करने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन कराते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा, साइंस की क्विज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ अपलोड करने की, कि डेली, अगर डेली ना हो तो 2 या 3 दिन में कम से कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डेली मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन की आपको क्विज़ दे दी जाए। तो आप में से कौन कौन सपोर्ट करते हैं इस बात को, या किन किन स्टूडेंट्स को चाहिए साइंस की क्विज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं जो कि साइंस की क्विज़ लगाने के लिए रेडी हैं। अगर साइंस के इतने स्टूडेंट्स हो ही नहीं तो फिर क्यों उसमें मैं टाइम वेस्ट करूं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम कल के जो टेस्ट हुआ था उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स रहे उनकी एक बार बात कर लेते हैं कि कौन है हमारे कल के टेस्ट के टॉप 10 रैंकर्स। तो पहली रैंक मिली है सबा खान को, फिर हैं जयकरण, शर्मिता, हर्ष, अनुराग, रितेश, प्रवीण, हेमू, अंशी और पिंटू कुमार। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में डेली करंट अफेयर्स की क्विज आपको मिलती है, वीकली, मंथली, और ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी टॉपिक वाइज क्विजेस, बहुत सारी क्विजेस आपको वहाँ पे मिलेगी जो आपकी तैयारी में, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करेगी। तो क्विज लगाते रहिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। चलो भी कल के क्वेश्चंस का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? लियू जियाकुन को, जो चाइनीज़ है। फिर पूछा, अचंता शरद कमल ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, उनका संबंध टेबल टेनिस से है। और अभी भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन अभ्यास में हिस्सा लिया, इसका आयोजन किसने किया? अमेरिका ने। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया गया? अजय भादु को। और किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुबोर्ना बॉस को। और वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पे, टॉपर अमेरिका। पद्मश्री गोदावरी सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध था काष्ठ कला से। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया? पी इनियन ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, इनके अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो 100। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आंसर होगा राहुल सिंह। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।